हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। उस सीरीज़ का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल रिकमेंड कि आप इन 3 पार्ट्स को जाकर पहले ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पार्ट 4 समझ आएगा। तो ज़रूर जाकर पहले देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मोर ओवर लॉ ऑफ टॉट्स की सीरीज़ भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है पूरी प्लेलिस्ट। उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मोर ओवर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे आप जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। मोर ओवर आप मेरे दूसरे चैनल ब्यूटी एंड फिटनेस चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है मस्ट टॉक, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये जो मेरी इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आपको दूसरे चैनल से रिलेटेड ही पोस्ट ज़्यादातर दिखेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके आपका आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखिए, हम अपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। एक एग्रीमेंट से बनता है, एक लीगल एग्रीमेंट से बनता है, एक सिंपल एग्रीमेंट से नहीं, लीगल एग्रीमेंट से। क्योंकि हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लीगल एग्रीमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो जब भी मैं एग्रीमेंट बोलूँ तो आप समझ जाना लीगल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। अब लीगल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट में फ़र्क क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, तो समझ जाइए। अगर नहीं समझ आए तो लास्ट लेक्चर्स को जाकर ज़रूर देखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे, आपने बोला हाँ, तो ये हो गया एक सिंपल एग्रीमेंट। यहाँ पर अगर मैं आपको बोल के कि आपको मैं मूवी लेकर जाऊँगी, तो मैं आपको अगर फिर भी मूवी लेके नहीं गई तो आप मेरे पे कोई केस नहीं कर सकते हैं, कोई लीगल कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक सिंपल एग्रीमेंट, ठीक है। एक लीगल एग्रीमेंट क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आप ये मेरा पेन 10 रुपये में खरीदेंगे, आपने बोला हाँ, तो ये हो जाएगा एक लीगल एग्रीमेंट। और लीगल एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्योंकि इसमें कंसिडरेशन है। आपको 10 रुपये के बदले में पेन मिल रहा है और मुझे पेन के बदले में 10 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के पास एक कंसिडरेशन आ रही है, लीगल कंसिडरेशन आ रही है, इलीगल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक अपना कॉन्ट्रैक्ट। अब लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और ये एग्रीमेंट बनता कैसे है, एक्चुअल में एग्रीमेंट बनता है अगर कोई पर्सन ऑफर करे और उस ऑफर की आगे एक्सेप्टेंस हो, तो वो इस तरीके से एग्रीमेंट बनता है। ऑफर करिए, जैसे मैंने आपको अभी अभी ये क्या किया, ऑफर ही तो किया कि क्या आप ये मेरा 10 रुपये में पेन खरीदेंगे। आपने बोला हाँ जी खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो वो क्या हो गया, एक ऑफर मैंने आपको करा, ठीक है। और अगर आपने हाँ में बोला तो उस ऑफर की क्या हो गई, एक्सेप्टेंस। और जैसे ही उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई, वो तभी क्या बन गया, एक लीगल एग्रीमेंट। एंड लीगल एग्रीमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब मैंने आपको यहाँ पर अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि ऑफर वर्ड इंग्लिश लॉ में यूज़ किया गया है और प्रपोजल वर्ड यूज़ किया गया है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। दोनों का मतलब सेम ही है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2A प्रपोजल वर्ड या ऑफर वर्ड को कैसे डिफाइन करता है, वो मैंने इस बॉक्स में लिखा है। तो आप यहाँ पर इसे अच्छे से रीड आउट कर लीजिए पहले वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग टोटली समझाती हूँ क्या है। ओके, आई होप आपने अच्छे से इसे रीड कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्या आप ये मेरा 10 रुपये में पेन खरीदेंगे, तो मैंने आपको एक विलिंगनेस शो करी कि मैं आपको ये पेन 10 रुपये में बेचना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं ये भी चाहती हूँ मन में कि आप हाँ बोलें, आप इस पेन को खरीद लें, क्योंकि मैं इसे बेचना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आपकी असेंट ऑब्टेन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसको खरीदने के लिए हाँ बोलें, मैं उस हाँ को ऑब्टेन करना चाहती हूँ, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक ऑफर है, मैंने अपनी विलिंगनेस शो करी है, ठीक है जी। तो यही तो चीज़ यहाँ पर लिखी है, डेफिनेशन में लिखा है कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करे कुछ काम करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन, कि हम दूसरे की असेंट को ऑब्टेन कर सकें, उस एक्ट या अब्सटिनेंस को क्या कहते हैं, हम एक प्रपोजल कहते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया। एक छोटी सी एग्जांपल और दे दूं, जैसे ए ने बी को बोला कि मैं ये रेडियो तुम्हें 500 रुपये का बेचना चाहता हूँ, क्या तुम उसे खरीदोगे। तो ये क्या होगा, ए की तरफ से ऑफर है और बी को ये ऑफर ए की तरफ से आया है, ठीक है जी। सो अब हम बात करते हैं ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, ये एक छोटा सा और टॉपिक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फ़र्क है। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं क्या होता है।
एक दुकानदार है, दुकानदार ने अपने दुकान के बाहर या फिर डिस्प्ले किया हुआ है एक बुक को, ठीक है जी, और बुक के ऊपर लिखा हुआ है फॉर सेल 500 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये क्या है? आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या दुकानदार आपको ऑफर दे रहा है या इनवाइट कर रहा है ऑफर देने के लिए। तो चलिए, आई होप आपने अपना आंसर सोचा है, जो भी आपने सोचा है नीचे कमेंट कर लीजिएगा ज़रूर। तो अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर सेल 500 रुपये लिखा है, आप सीधा हाँ तो जाकर नहीं बोलते ना दुकानदार को, आप दुकानदार को बोलते हैं मुझे ये बुक लेनी है, आप देंगे 500 रुपये की। तो आप जाकर उसे ऑफर दे रहे हैं, तो ये जो फॉर सेल 500 रुपीज़ उसने लिखा है, ये उसकी दुकानदार की तरफ से आपको क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, कि आओ मुझे इनविटेशन दो, ऑफर करो, सॉरी आओ मुझे ऑफर करो और मैं आपको बेचूंगा, ठीक है जी। तो उसकी तरफ से ऑलरेडी असेंट है कि मैं आपको बेचूंगा, ये उसकी मर्जी है कि वो बेचेगा या नहीं बेचेगा, आपने जाकर उसे ऑफर करना है। और ये जो उसने फॉर सेल 500 रुपीज़ लिखा है, ये क्या है, उसकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो ऑफर तो हो गया, सिंपल सी बात कि क्या आप ये लेंगे या नहीं लेंगे। मैंने आपको बोला दोनों में फ़र्क क्या है, हाँ या ना होनी चाहिए। ऑफर का आंसर हाँ या ना में होता है कि उसकी एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने दुकानदार से पूछा है क्या आप ये मुझे 500 रुपये में दे देंगे या 400 रुपये में दे देंगे, जितने भी रुपए में आप लेना चाहते हैं। तो आप उसे ऑफर कर रहे हैं जाके, उसने आपको इनवाइट करा है ऑफर करने के लिए, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखिए, अगर एक बुक सेलर ने आपको एक कैटलॉग भेजी है, अपने सभी कस्टमर्स को कैटलॉग भेजी है, और कैटलॉग के ऊपर उसने डिफरेंट डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स, अपने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के प्राइसेस के साथ उसको लिख कर भेज दिया है आप लोगों को, तो क्या है वो उसकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है कि आओ मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप मुझे आकर ऑफर दो कि आप ये बुक लेना चाहते हैं क्या आप, ठीक है। तो आप जाकर उसे फिर कैटलॉग देकर ऑफर देंगे और वो उसका आंसर हाँ या ना में देगा कि क्या वो आपको बेचेगा या नहीं बेचेगा, ठीक है जी। वो हो जाएगा ऑफर जो आप उसे देंगे। लेकिन दुकानदार आपको क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैंने अगर आपको ऑफर दिया कि क्या आप ये 10 रुपये का पेन खरीदेंगे, आगे इस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो वो तो आपकी मर्जी है। ये तो आप बाउंड नहीं हो कि अगर मैंने आपको ऑफर दिया कि आप 10 रुपये का पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते, आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको ज़बरदस्ती अपना पेन तो नहीं ना बेचूंगी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नोबडी इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है जी। अगर आप दुकानदार को बोले कि मुझे ये आपने जो फॉर सेल बुक 500 रुपये की लगाई है ये मुझे दे दो, वो अभी बाउंड नहीं है कि वो आपको ही देगा, ठीक है। उसकी मर्जी है, वो आपको दे या ना दे, उसकी मर्जी है। इसमें हम एक केस के बारे में स्टडी करेंगे, हैरिस वर्सेस निकलसन। तो इस केस में क्या होता है, एक डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने एडवर्टाइज कराया है सेल को बाय ऑक्शन, कि हम इस चीज़ की सेल करेंगे बाय ऑक्शन, ठीक है। अब जहाँ पर वो ऑक्शन सेल होगी, वो जहाँ जिस जगह पर होगी वहाँ पर एक प्लेंटिफ ट्रेवल कर कर पहुँचता है और वहाँ पर देखता है कि ऐसी कोई सेल नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक एक्शन लेके आता है और कहता है कि मुझे मेरे ट्रेवल एक्सपेंसेस दो जो मैं भरकर यहाँ पर सेल के लिए पहुँचा हूँ। अब कोर्ट में एक्शन लेकर आया गया है तो कोर्ट कुछ तो हेल्ड करेगा। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, कोर्ट ने हेल्ड करा कि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को ट्रेवल एक्सपेंसेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं है। क्योंकि अभी तो प्लेंटिफ वहाँ पर पहुँचा डिफेंडेंट के पास
कि क्या आप ये मुझे ज़मीन ऑक्शन में जो चीज़ आप सेल कर रही हैं वो देंगे या नहीं देंगे। और आगे डिफेंडेंट ने वो चीज़ ही वहाँ से गायब कर दी। डिफेंडेंट ने बोला कि मुझे सेल लगानी ही नहीं है, तो वो तो डिफेंडेंट का अपना डिसीजन है। अभी तो उसने ऑफर भी देना था ना, प्लेंटिफ तो अभी वहाँ पर ट्रेवल करके पहुंचा, अभी प्लेंटिफ ने ऑफर दिया भी नहीं है। ठीक है, तो डिफेंडेंट की कोई भी डिफेंडेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, आई होप आपको ये केस क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही एक और केस है हार्वे वर्सेस वेसे। इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए की है अपनी लैंड, ठीक है जी, जिसका वो ओनर है, और बी ने टेलीग्राम के थ्रू एक पोस्ट भेजी ए को और कहा कि क्या आप अपनी ये लैंड बेचना चाहेंगे। फर्स्ट उसने जो पोस्ट भेजी उसमें उसने बी ने ए से पूछा है कि बी ने ए को अपनी फर्स्ट पोस्ट के थ्रू पूछा कि क्या आप अपनी लैंड बेचना चाहेंगे, और अगर बेचना चाहते हैं तो हमें बताइए इसका लोएस्ट प्राइस आप क्या लेंगे हमसे। तो डिफेंडेंट ने सेकंड जो पोस्ट एज अ रिप्लाई बी को भेजी, तो उसने सीधा लोएस्ट प्राइस कोट करके दे दिया €900। ये गई ए से बी की तरफ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट थर्ड पोस्ट आई बी से ए की तरफ, जो कि क्या कहती है, वी अग्री टू बाय, कि हम एग्री करते हैं €900 में इसे बाय करने के लिए, तो आप हमें इसके टाइटल डीड्स भेज दीजिए। ठीक है जी, अब फिर ए जो है वो बी को क्या कहता है कि मुझे अपनी लैंड नहीं बेचनी है, वो इससे रिफ्यूज़ कर देता है, मुझे ये लैंड आपको नहीं बेचनी है। अब बी जो है वो ए के ऊपर ये केस करता है कि जब इसने €900 प्राइस कोट करके दिया है, इसका मतलब ये अपनी लैंड को बेचना चाहता है, तो फिर इसे अब मुझे ही बेचनी पड़ेगी। यहाँ पर अभी अभी बात हुई, अब हेल्ड क्या होगा, अब इसने केस करा है तो फिर कोर्ट कुछ तो कहेगी। कोर्ट ने क्या कहा है आगे कि देखिए, जब इसने फर्स्ट टेलीग्राम पोस्ट भेजी है तो वहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इसने, विलिंगनेस टू सेल और लोवेस्ट प्राइस, और एज ए रिप्लाई इससे €900 इसका लोवेस्ट प्राइस कोट करके आ जाता है। ठीक है, अब कोर्ट कहती है कि सिर्फ लोवेस्ट प्राइस को कोट करने से ये कोई ऑफर नहीं है ए की तरफ से बी की। ठीक है, ए ने बी को ऑफर नहीं दिया है कि €900 में क्या आप मेरे से लेंगे। ठीक है, ए ने सिर्फ अपना प्राइस कोट करके दे दिया है। जब इसने वी अग्री टू बाय बोला, ये बन गई एक ऑफर, यहाँ पर है ये ऑफर। आगे एक ही मर्जी है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, उसने आगे से रिफ्यूज़ कर दिया, तो ये क्या है, ये ऑफर की रिफ्यूज़ल है, ये ए की मर्जी है। ठीक है, वो बाउंड नहीं है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो बी ने उसे की है। ठीक है, ये 2 केसेस थे। आई होप आपको समझ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब देखिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं अपनी तरफ से, उसमें आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक इसेंशियल है। ठीक है, कि आपकी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन भी होनी चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि क्या आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे, ये एक हमारे बीच में लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं कर रहा है। तो अगर आप इसमें हाँ भी बोल दे कि हाँ मैं चलूँगा या चलूँगी, तो उसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बन रही है हम दोनों में। तो इसलिए अगर मैं आपको मूवी देखने के लिए नहीं भी लेकर जाती हूँ तो आप मेरे ऊपर इस चीज़ का केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है इस चीज़ की। तो लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। बात वही आ गई, लीगल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। आपकी इंटेंशन
होना ज़रूरी है कि आप मेरे साथ वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। तो लीगल रिलेशनशिप किससे आएगी? लीगल कंसिडरेशन से आएगी। वो बात अलग है, आपकी इंटेंशन तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। वो बात अलग है कि आपकी वो जो इंटेंशन है वो इम्प्लाइड है या रिटर्न में है। ठीक है, एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है वो बात अलग है। वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब इसमें एक हम केस डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द केस। दो पार्टीज के बीच में इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया है कि ये जो एग्रीमेंट हम दोनों में पार्टीज में हो रहा है ये कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई भी लीगल ज्यूरिस्डिक्शन को सब्जेक्ट नहीं करता है किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में। तो ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कोऑपरेशन और लॉयल्टी की वजह से बन रहा है। ठीक है, और जब तक ये चलेगी कॉपरेशन तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। जब ये कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन और म्यूचुअल लॉयल्टी खत्म हो जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा है। और अगर एक पार्टी यहाँ पर अब ब्रीच कर दी, एक पार्टी ने यहाँ पर क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, जो भी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसका ब्रीच कर दिया, तो क्या हुआ, कोर्ट में दूसरी पार्टी ने उसके अगेंस्ट केस कर दिया। अब कोर्ट ने आगे क्या कहा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा है कि ये कोई फॉर्मल या लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक सिंपल सा एग्रीमेंट है जो कि दोनों पार्टीज की लॉयल्टी और कॉपरेशन के साथ चल रहा है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, लीगल एग्रीमेंट नहीं बना है, तो इसलिए आप इसे एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, उसने ब्रीच कर दिया, आपका एग्रीमेंट वहीं पे ख़त्म हो गया। दैट्स इट। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, ये तो होगी एक, मैंने एग्जांपल दी आपको एक्सप्रेस इंटेंशन की। आपको मैंने बताया ये इंटेंशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब होता है कि आपके एक्शंस से पता लग जाए कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मंजूर है। और एक्सप्रेस का मतलब आपने रिटर्न वगैरह में किसी फॉर्म में बताया है कि आपको ये मंजूर है या नहीं मंजूर, बोलकर या रिटर्न में या जैसे भी। ठीक है जी, अब ये तो हो गई एक्सप्रेस के बारे में बात कि उन्होंने लिखकर साफ साफ लिखा था कि ये एग्रीमेंट है हमारे बीच में और तब तक चलेगा जब तक कि म्यूचुअल लॉयल्टी या म्यूचुअल कॉपरेशन है दोनों पार्टीज के बीच में। अब हम बात करेंगे इम्प्लाइड इंटेंशन कैसे हो सकती है। इम्प्लाइड इंटेंशन की मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ एक केस के थ्रू। तो वो केस है हमारा बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड का। तो इसमें क्या है कि एक डिफेंडेंट है, एक पर्सन है, ठीक है जी, एक पर्सन है, वो उसकी गवर्नमेंट जॉब है और वो इंग्लैंड जाता है अपनी वाइफ के साथ। ए अपनी वाइफ के साथ इंग्लैंड जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है कि वाइफ वहाँ से वापस तो आ नहीं सकती है क्योंकि वाइफ की इंग्लैंड में जाकर तबीयत ख़राब हो जाती है और हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो वापस नहीं आ सकती है। लेकिन ए को अपनी जॉब के कारण वापस अपने एरिया में जाना पड़ता है और वाइफ रह जाती है इंग्लैंड में ही। अब ए कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं होती तब तक तुम वहाँ पे रह लो और तुम्हारी मेंटेनेंस का खर्चा मैं €30 तुम्हें भेजता रहूँगा 1 महीने के बाद। हर महीने तुम्हें मैं इतने रुपए भेजता रहूँगा। अब क्या होता है कि वाइफ कहती है चलो ठीक है, लेकिन हस्बैंड उसे अमाउंट पे नहीं करता है। तो वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर देती है कि इसने तो मुझे कहा था €30 हर महीने देगा, इसने मुझे कोई अमाउंट नहीं दी है। अब उसने केस किया है तो कोर्ट कुछ तो कहेगी। कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए, जैसे रिलेशनशिप्स हैं हस्बैंड और वाइफ की या फिर मदर एंड सन की, हस्बैंड एंड सन की, मतलब फैमिली रिलेशनशिप्स सी आ जाती है, तो वहाँ पर कोई भी बात जो होती है या कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो होता है वो लीगल एग्रीमेंट नहीं है, वो लीगल एग्रीमेंट नहीं बनता है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये कोई भी ऐसे बात कहती हैं वो लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए कुछ भी इनकी इंटेंशन नहीं होती है, ये तो नॉर्मली एग्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी इनका लीगल एग्रीमेंट नहीं है। इन्होंने कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कोई भी इंटेंशन से नहीं कहा होगा कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा। इन दोनों में ऐसा कहने से कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। और अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो वाइफ ए को इस तरीके से ज़बरदस्ती से इस बेसिस पर नहीं पैसे मांग सकती है। ठीक है जी, एक और छोटी सी हम केस को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मेरिट वर्सेस मेरिट।
अब इसमें क्या है कि मतलब दो बंदे हैं दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, दोनों ही एक बिल्डिंग के जॉइंट ओनर्स हैं। और जो हस्बैंड है वो उस घर को, उस बिल्डिंग को छोड़ देता है और अपनी वाइफ को कहता है कि जितने भी इसके बिल वगैरह हैं, जितने भी इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं वो तुम पे कर दो, और बदले में इस बिल्डिंग की पूरी ओनरशिप मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, वो ऐसा एक नोट लिख देता है और वाइफ सारे के सारे अमाउंट्स पे करती रहती है, लेकिन बाद में वो जब ओनरशिप नहीं देता तो वाइफ उसे स्यू करती है केस में कि अब तुम्हें मुझे ओनरशिप देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है जी बिल्कुल, अब उसने लिख कर खुद कहा है कि मैं तुम्हें, जब तुम ये पे कर दोगी तो मैं तुम्हें ये सारी की सारी ओनरशिप दे देता हूँ, दे दूँगा। तो ये क्या है, ये तुम्हारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो रही है, क्योंकि तुमने लिख कर ये बात कही है और तुम्हारी वाइफ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पर अगर लिख कर बात हो रही है, अगर यहाँ पर ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो तब अब तुम्हें उसको ये ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी, एंड यू आर बाउंड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, आई होप आपको ये केसेस क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट में हम करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र के बारे में, और उसके बाद हमारा ऑफ़र का टॉपिक कंप्लीट होगा, देन एक्सेप्टेंस का शुरू होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।